दुनिया में इस वक्त एक ऐसी जंग चल रही है जहां पर जिसके पास जो है वो झोंक रहा है, बिल्कुल वो है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। अभी आप देखें कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर जो ड्रोन अटैक किया है, इतना ज़बरदस्त था वो। भाई कुछ हज़ार के ड्रोन इंडियन मनी की अगर बात करें, कुछ लाखों के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या कुछ करोड़ों के होंगे, और अरबों खरबों रुपए के उसके जहाज़ जो अब वो खुद भी नहीं बनाता। इतने बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, 41 बॉम्बर्स गिरा दिए। एक तिहाई उसकी कहते हैं कि न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक कैरियर फोर्स थी वो उसने ख़त्म कर दी। लेकिन अब दुनिया के साथ ये सवाल था कि पुतिन क्या करेंगे। पुतिन पलटवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र पुतिन के इस बदले पर ही लगी हुई है इस वक्त। और सवाल है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ क्या कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। इस सब के बीच खबर आई टर्की से। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। रूस और यूक्रेन युद्ध विराम पर राजी नहीं हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के सामने सीज फायर के लिए जो शर्तें रखी थीं वो यूक्रेन को मंजूर नहीं है। उसमें कुछ नेटो से और अमेरिका से जुड़े हुए भी शर्तें हैं, वो नहीं मानी जा रही हैं, और यूक्रेन ने इन शर्तों को ठुकरा दिया। रूस ने सीज फायर के लिए यूक्रेन से क्रिमिया जो वो ले चुका है 13-14 में यूक्रेन से, इसके अलावा लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसों और ज़ैपोरिज्जिया, ये जहां उसने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया। कुछ इलाका बचा है जो कि यूक्रेन के पास अभी है। ये यूक्रेन की ही टेरिटरी है। इसको रशिया मानता है कि ये रशियन स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ पर रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और वो लोग हैं जिनके मेनलैंड रशिया से रिश्ते रहे हैं पारंपरिक तौर पर, तो इसलिए ये रूस की धरती है। अब उसने कहा कि यहां से यूक्रेन की फौज पूरी तरह पीछे हट जाए, लेकिन यूक्रेन इसके लिए राजी नहीं है। रूस ने यूक्रेन के सामने नेटो में न शामिल होने की शर्त रखी है। ये लड़ाई इसलिए शुरू हुई क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है नेटो में शामिल कराना चाहते थे यूक्रेन को, यह भी उसको मंजूर नहीं है। यूक्रेन ने रूस की इन शर्तों को न सिर्फ ठुकराया है बल्कि इसे आत्मसमर्पण जैसा बताया है, और वो लगभग आत्मसमर्पण जैसा है भी। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे, जनरल साहब जो शर्तें रख रहे हैं पुतिन, वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी सेना को छोटा करें यूक्रेन, जैसे एक लिमिटेड साइज की आर्मी, जैसे जापान की आर्मी नहीं है या कोई बहुत लिमिटेड सी फोर्स है उनकी, अमेरिका ने शर्त उस पर लगाई थी। ऐसी शर्तें वो लगाना चाहते हैं यूक्रेन पे। फिर उन्होंने और जो एक कि भाई वो कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा करके ज़ेलेंस्की ने युद्ध में थोप दिया अपने देश को, तो पहले यहां पर मार्शल लॉ हटे और फिर इलेक्शन कराया जाए। इसके लिए भी ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। अब आप पुतिन को अनरीजनेबल मानेंगे या ज़ेलेंस्की को? देखिए, ऐसा शुरू से ही जो 4 डिमांड रशिया ने रखी थी यूक्रेन के सामने, वो 4 डिमांड अभी भी कायम है। 3 साल 3 महीने हो गए जंग लड़ते हुए, हजारों लाखों की तादाद में दोनों तरफ से सैनिक मारे गए, जख्मी हो गए, और पूरे यूक्रेन की तबाही होगी, और थोड़ा बहुत नुकसान रशिया को भी हुआ। और जहाँ तक इनका कोशिश थी कि रशिया की इकॉनमी को तबाह कर देंगे, वो लोग ये नहीं कर पाए। इन्होंने ज़ेलेंस्की को इसलिए उकसाया था, वेस्ट ने, अमेरिका ने और पूरे नेटो ने, कि किसी प्रकार वो रूस को कमज़ोर कर पाएँ। लेकिन पुतिन की जो उसकी अपनी काबिलियत है, रशिया की काबिलियत है, वो आज तक डटा हुआ है, और वो पूरे के पूरे नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के सामने अकेला खड़ा है, आप ये मान के चलें। और आज के दिन में अगर ये वार्ता हो रही है 3 साल 3 महीने के बाद, तो क्या पाया यूक्रेन ने? वो तो वही डिमांड है जो पहले मान जाता हो तबाही नहीं होती, और यूक्रेन को कोई अपनी सेना की भी ज़रूरत नहीं है। अगर रशिया गारंटी दे रहा कि मैं कोई हमला नहीं करूंगा, जैसे मैं गारंटी दे रहा हूं पाकिस्तान को हम हमला नहीं करेंगे, सिर्फ पीओ के लेंगे, आप पाकिस्तान की फौज को भेज दे बैरक के अंदर, वही डिमांड जो रशिया दे रहा है इसको यूक्रेन को, कि जो मैंने पहले बोला था, आप क्रीमिया भूल जाएं, डोनबास, लुहांस्क को आज़ादी, उस समय बोला था आज़ादी, अभी तो ये रूस का हिस्सा हो गया, और आप नेटो को ज्वाइन मत करिए, और अपने यहाँ पे इलेक्शन करिए, और अपनी फ़ौज को आप कम करिए। तो ये डिमांड है। अभी इसके एंड ऑफ जून में शायद दोबारा मीटिंग होगी, लेकिन इसके बीच में जो हमला किया यूक्रेन ने 5 एयरफील्ड के ऊपर, और जो उसने जो स्ट्रेटजिक
इनके एसेट्स के ऊपर वॉर किया, उसका अभी ट्रेलर तो शुरू है तो और अभी उसकी पिक्चर बाकी है। आपको लेकिन देखिए उसके बावजूद ये पीस, अगले ही दिन इनको मीटिंग करनी थी टर्की में, इनके दोनों के डेलीगेशंस को, पीस टॉक्स, उसके लिए दोनों देश आए। रशिया मना कर सकता था कि भाई अभी ये हमला मेरे यहाँ हुआ है, मैं पहले तो मारूंगा ठीक से इसको, फिर देखेंगे बात करनी है कि नहीं करनी। 2 घंटे लेट शुरू हुई, हाँ, लेकिन और मीटिंग एक ही घंटे में खत्म भी हो गई। एक घंटे में खत्म भी हो गई। उसमें एक डिमांड ये भी है कि रशिया के ऊपर से सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस हटे और जितनी मिलिट्री मदद मिल रही है यूक्रेन को वो फौरन बंद हो। अब लेकिन इसमें एक ही अच्छी बात हुई सर इनकी कल की मीटिंग में कि एक तो जो बहुत ज्यादा बीमार या घायल प्रिजनर ऑफ वॉर एक दूसरे के देश के पास हैं इनके, और वो ऐसे सैनिक जो जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो एक्सचेंज किए जाएंगे। और इसके अलावा एक, अब ये देखें आप, इससे नुकसान का अंदाजा लगाइए, 12,000 सोल्जर्स की डेड बॉडीज, फ्रोजन डेड बॉडीज इन्होंने क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रखा है, वो उसका भी अदला बदली होगी। मतलब 12,000 तो कंफर्म लोग, वो डेड बॉडीज हैं जो इनके पास, दोनों देशों के पास एक दूसरे के सैनिकों की हैं। कितने और मारे गए होंगे? 3 साल की लड़ाई चल चुकी है, मतलब हजारों में तादाद है, लाखों में तादाद मरने वालों की, दोनों साइड को मिला। दोनों साइड को मिला के मैं कह रहा हूं ये होता है डिस्ट्रक्शन। ये इसलिए वो 1 घंटे में जो बातचीत हुई, जैसे सौरभ आप बता रहे हैं, 6,000 डेड बॉडीज दोनों एक्सचेंज करेंगे और 1,000 पीडब्ल्यूज एक्सचेंज करेंगे। पहले मीटिंग में भी पीडब्ल्यूज का एक्सचेंज हुआ। ये क्यों हो रहा है इतना सब कुछ होने के बाद? अब देखिए यूक्रेन में तकरीबन 50% आबादी माइग्रेट कर चुकी, यूक्रेन छोड़ गई है। बाकी यूक्रेन का कहना है कि उसके 50,000 सैनिक मरे हैं, बल्कि 50 नहीं, लाखों में मरे होंगे और लाखों में घायल होंगे। ये कहना कि रूस के नहीं, रूस के भी हुए हैं। और ये जो हादसा हुआ है जिसमें 4,000 किलोमीटर अंदर जा कर के जिस प्रकार से उन्होंने गाड़ियां लगाई, ड्रोन उसके ऊपर हाइड किए, छुपाए गए, और उन ड्रोन्स के द्वारा इन 40 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को बर्बाद किया गया, ये क्या दर्शाता है कि रूस के अंदर भी मोल्स हैं, रूस के अंदर भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि यूक्रेनियंस और रूस सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई हैं दोनों।